हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके डिफॉल्ट करने से पहले ही बैंक एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एक लोन ले रहे हो तो बैंक बैक एंड पे कर क्या रहा है, वो किस तरह से आपके नाम पे प्रोविजंस बना रहा है? सो बेसिकली आज का जो हमारा टाइटल होने वाला है, इस वीडियो का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है IFRS 9। IFRS 9 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है जो कि इंप्लीमेंट किया गया था बेसिकली बैंक्स को और ज़्यादा सिक्योर एंड सेटल बनाने के लिए। और अगर आप बेसिकली क्रेडिट रिस्क में आना चाहते हो तो आपको जॉब मिलना बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपको IFRS 9 की अच्छे से नॉलेज है। तो आज का जो वीडियो है ये डेडिकेट होने वाला है IFRS 9 को। IFRS 9 के अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं, तो हर एक कंपोनेंट के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। उतनी ही बातें बताऊंगा जितना आपको जानना जरूरी है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट के प्रोफाइल में आने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करना शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा IFRS 9। ये एक मॉडल है जो कि यूएस में सबसे ज्यादा यूज होता है बेसिकली, और जो दुनिया के सबसे बड़े बैंक है वो यूएस में ही है। ओके, अब IFRS की फुल फॉर्म क्या होती है? आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। सो बेसिकली यूएस में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने IFRS 9 मॉडल को इंप्लीमेंट किया गया है ताकि बैंक के पास इनफ बफर रहे और 2008 में जैसे क्राइसिस हुआ था उस तरह का क्राइसिस क्रिएट ना हो। अब IFRS 9 को समझने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिकली IFRS 9 रिवॉल्व करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, तो सबसे पहले यही समझते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें यह पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, तभी आगे मॉडल को डिस्कस करने में मजा आएगा। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक इस तरह का आप बोल सकते हो कि एसेट और लायबिलिटी के बीच का कॉम्बिनेशन है कि जब आप एज अ बैंक कोई प्रोडक्ट सेल करते हो तो वो जो आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किसी एक के लिए एसेट है और दूसरी पार्टी के लिए लायबिलिटी है। तो इस तरह के किसी भी कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट को हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊं कि जब आप बैंक के पास जाते हो एक होम लोन लेने के लिए, तो जब आप एक होम लोन लेते हो तो लोन आपको डिसबर्स हो जाता है। ये बैंक है, बैंक ने एक कस्टमर को लोन दे दिया। अब जो लोन है वो है आपका होम लोन। तो ये जो होम लोन है ये बैंक के लिए एक एसेट है, और एक ह्यूमन जो कि आप में कोई भी हो सकता है हमारे लिए एक लायबिलिटी है। अब एसेट और लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? देखिए, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरे चैनल पे, एसेट वो चीज होती है जो कि बेसिकली एक वैल्यू ऐड कर रही है मेरे पास। क्योंकि जब आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक को आप प्रिंसिपल ही नहीं इंटरेस्ट भी देते हो, तो बैंक के लिए वो एक एसेट की तरह काम करेगा। बट एज अ कस्टमर आपको वो पैसा वापस देना है। आपने 1 करोड़ का लोन लिया है, 50 लाख का लोन लिया है, तो वो पैसा आप धीरे धीरे करके वापस दोगे बैंक को, प्लस इंटरेस्ट भी पे करोगे, तो आपके लिए वो लायबिलिटी है। तो जो भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं उनको आप बेसिकली IFRS 9 के अंदर कवर करते हो। ओके, अब यहां पे लायबिलिटी के साथ साथ एक और इंस्ट्रूमेंट ऐड होता है, वो होता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जब मैं कुछ ऐसी वैल्यू इन्वेस्ट कर रहा हूं कि जिसके बदले मुझे इक्विटी मिल रही है, तो उसको हम कहते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इसको डिकोड करना चाहो तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बैंक का जो कि एक पार्टी के लिए एसेट है और दूसरी पार्टी के लिए या तो लायबिलिटी या इक्विटी की फॉर्म में है, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ही बनाया गया है। ऐसे प्रोडक्ट जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करते वो IFRS 9 के अंदर यूज नहीं किए जाते, उन पे ये मॉडल यूज इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। अब बात करते हैं एसेट्स जो इसके स्कोप में आते हैं। अब IFRS 9 हर एक प्रोडक्ट पे तो यूज नहीं होता बैंक के। वो कौन से एसेट हैं जिनके ऊपर ये लगाया जाता है? मैंने आपको डेफिनेशन ऑलरेडी बताई, बट एग्जाम्पल देता हूं। अब लोन है, क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में स्पेशली ऐसे कस्टमर जो कि रिवॉल्वर कस्टमर है।
रिवॉल्वर कस्टमर वो होता है जो कि कभी भी पूरी पेमेंट नहीं करता हर मंथ वो कभी मिनिमम पेमेंट कर देता है, कई बार वो इंटरेस्ट के लिए ओके होता है कि अगले महीने पे करूंगा। तो इस तरह के कस्टमर खासकर बैंक हमेशा ध्यान रखता है। उसके बाद अनड्रॉन जो कमिटमेंट वाले प्रोडक्ट हैं, अनड्रॉन कमिटमेंट्स, ये भी एक प्रोडक्ट है जो बैंक में बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके बाद गारंटीज। तो ये जितने भी प्रोडक्ट है ना, इन सारे प्रोडक्ट को अगर मैं कंबाइन करके इनके लिए एक टर्म यूज करना चाहूं तो इनको बोलते हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। तो जितनी भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के अंदर आते हैं बैंक के लिए, उनको आप IFRS 9 के अंदर कंप्लायंट करते हो। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्या होती है? जो बैंक के लिए एक बिग इन्वेस्टमेंट है, बैंक ने इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काफी सारा पैसा इन्वेस्ट किया गया है, दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। तो ये हुआ एसेट्स के बारे में। अब आपको ऐसी 3 चीजें बताता हूं जिसके बेसिकली जो पिलर हैं IFRS 9 के। तो सबसे पहला जो पिलर है, इसको थोड़ा सा हम नीचे लेके चलते हैं। IFRS 9 के 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर हैं। सबसे पहला आपका जो पिलर है वो है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है? देखिए, जैसे कि क्लासिफिकेशन का नाम भी है कि आपको क्लासिफाई करने हैं वो प्रोडक्ट्स जो बेसिकली IFRS 9 को कंप्लाई करेंगे, जिनके ऊपर हम वो सारे लॉजिक लगाएंगे जो IFRS 9 हमें प्रोवाइड करता है। सो 99% ऑफ द रिटेल प्रोडक्ट आर क्लासिफाइड इनटू IFRS 9। 99% रिटेल प्रोडक्ट। रिटेल प्रोडक्ट क्या होते हैं? सेविंग्स लोन, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ये सारे आपके रिटेल प्रोडक्ट होते हैं। उसके अलावा 99% ऑफ योर कॉर्पोरेट लोन्स, जो कि आप बड़ी कॉर्पोरेट्स को प्रोवाइड करते हो, वो भी आपके क्लासिफिकेशन का पार्ट होते हैं IFRS 9 के अंदर, क्योंकि इनसे भी बैंक को काफी लॉस हो सकता है। ओके, अब यहां पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिकली ये जो IFRS 9 है, जब ये इन प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई होता होगा तो इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होती है? तो जब भी बिजनेस मॉडल हम इंप्लीमेंट करते हैं यहां पर, क्योंकि IFRS 9 एक मॉडल है और मॉडल को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक बिजनेस मॉडल लगाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो कुछ रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं। उस मॉडल को आप इंप्लीमेंट ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो अप्रोच यूज की जाती है उसको अप्रोच को बोलते हैं होल्ड टू कलेक्ट। अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हुआ होल्ड टू कलेक्ट का? मैंने लोन दिया एज अ बैंक कस्टमर को। अब मैं क्या करता हूं, उस लोन को होल्ड करके रखा है मैंने। 20 साल का लोन लिया हुआ है, ठीक है, 20 साल का लोन दिया हुआ है कस्टमर को। अब वो 20 साल तक मैं उससे कलेक्ट करता रहूंगा, इंटरेस्ट भी आता रहेगा, मुझे प्रिंसिपल भी आता रहेगा, और अल्टीमेटली मैं उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करूंगा। तो यहाँ पे जो ये वाला बिजनेस मॉडल होता है, इसको कहते हैं होल्ड टू कलेक्ट बिजनेस मॉडल। उसके बाद यहाँ पे जो कैश फ्लो का टाइप होता है, कैश फ्लो क्या होता है कि आपका जो पैसा इन एंड आउट जा रहा है वो किस मेथड के थ्रू जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं SPII कंप्लायंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SPII कंप्लायंट होना चाहिए आपका जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर आप IFRS 9 लगाने वाले हो। ओके, यहां पे SPII की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑब्वियसली आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, S फॉर सोलली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। सो ये SPII की फुल फॉर्म है, बट अगेन आई विल मेंशन दीज टू आर इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए आपके नेक्स्ट इंटरव्यू में कि क्लासिफिकेशन के अंदर हम बेसिकली बिजनेस मॉडल को डिफाइन करते हैं और कैश फ्लो को भी डिफाइन करते हैं। ओके, बट एज अ क्रेडिट रिस्क डेवलपर आपको ये सारी चीजें खाली पता होनी चाहिए। यू नीड टू कंफर्म दिस एज अ क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट, यू नीड टू कंफर्म विद बिजनेस टीम। आपके ऑफिस में बिजनेस टीम होगी, उनसे आपको ये कंफर्म करना है। आपको ये रेगुलेशंस नहीं बनाने, आपको खाली फॉलो करना है। तो ये हुई हमारी क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है मेजरमेंट्स के बारे में।
मेजरमेंट क्या होता है? बेसिकली ऐसी कौन सी चीज है जो आपके मॉडल को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगी? मोस्ट इंपैक्टिंग थिंग, मोस्ट इंपैक्टफुल फॉर मॉडल। जब आप IFRS 9 का मॉडल बिल्ड करोगे, कोई भी PD LG DAD का, तो वहां पे सबसे ज्यादा कौन सी चीज है जो यहां पे इंपैक्ट करेगी? तो उसके लिए 3 पैरामीटर्स हैं जो कि बहुत ही कॉमन पैरामीटर है और आपको तीनों का नाम पता होना जरूरी है, मेजरमेंट के पार्ट हैं। तो सबसे पहला है ग्रॉस कैरी अमाउंट की स्टेजेस होती हैं IFRS 9 में, वो हम अभी बात करेंगे। ग्रॉस कैरी अमाउंट वो अमाउंट होता है जो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कैरी फॉरवर्ड होता है। सेकंड है यहां पे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए गाइस, अगर आपको क्रेडिट रिस्क के अंदर जॉब करनी है IFRS 9 टीम के अंदर, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज होने वाली हैं। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट है यहां पे ECL प्रोविजन। मतलब आपका एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के लिए बैंक ऑब्वियसली ऑलरेडी प्रोविजंस स्टार्ट कर देगा, ताकि वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को फॉलो करके ये जान सके कि जो मेरा कस्टमर है वो कितना लॉस कर सकता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ECL प्रोविजंस। सो इन तीनों को जब आप कंबाइंड करते हो तो ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट मेजर है IFRS 9 के अंदर। अब यहां पे जो प्रोविजनिंग होती है ना ECL की, देखिए वो 3 स्टेजेस में होती है IFRS 9 के अंदर, 3 स्टेजेस में, स्टेज 1, 2 एंड 3। स्टेज 1 में आप कैलकुलेट करते हो ECL 12 मंथ के लिए, यहां पे आप लाइफ टाइम ECL कैलकुलेट करते हो स्टेज 2 में। स्टेज 3 में भी लाइफ टाइम कैलकुलेट करते हो, बट देयर इज अ ट्रिक जो मैं आपको इसी वीडियो में अब आगे बताने वाला हूं, क्योंकि यहां पे हम मेजर्स की बात कर रहे हैं। तो मेजर्स हमारे यही 3 हैं, ग्रॉस कैरी अमाउंट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एंड ECL प्रोविजंस। तो ये तीनों आप हमेशा अपने माइंड में, मतलब इनको आपको याद रखना है। आपके इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से मेजर्स हैं जो कि आपके मॉडल को इंप्लीमेंट या फिर इफेक्ट करते हैं इंप्लीमेंटेशन को, तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, स्पेस बनाते हैं सबसे पहले। ओके, अब ये जो IFRS 9 है ये इंपेयरमेंट मॉडल है, तो इसलिए चलिए अब बात करते हैं इसकी जान के बारे में। इस मॉडल की वो है इंपेयरमेंट, जो कि सोल है इस पूरे मॉडल की। इंपेयरमेंट जो है वो 3 स्टेजेस को फॉलो करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 स्टेजेस होती हैं, एंड स्टेज बाय स्टेज आपका जो क्लाइंट है वो माइग्रेट होता है। स्टेजेस आर डायनेमिक एंड चेंज एज पर कस्टमर। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको डायरेक्टली हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं टेबल की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम यहां पे बनाएंगे एक कॉलम जिसके अंदर हमारी आएगी स्टेज। स्टेज हमारी 1 है, स्टेज हमारी 2 है, स्टेज हमारी 3 है। देन हम बनाएंगे रिस्क स्टेटस। अब रिस्क स्टेटस जो होता है, हमारे 3 रिस्क स्टेटस होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा, जब लोन नया नया होता है तो हमारा लोन होता है परफॉर्मिंग, क्योंकि अभी कोई रिस्क तो है नहीं, परफॉर्म कर रहा है लोन शुरू शुरू में अच्छे से। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेज होता है SICR, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क, इसको SICR बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म, याद रखना। थर्ड होता है डिफॉल्ट, मतलब कस्टमर ने डिफॉल्ट कर दिया है, अब कस्टमर पे नहीं करने वाला। अब यहां पे थर्ड कॉलम आएगा ECL टाइप, कि किस टाइप का ECL किस स्टेज में कैलकुलेट होता है। तो पहली स्टेज में होता है 12 मंथ का ECL कैलकुलेट, जैसे मैंने बताया। दूसरी स्टेज में होता है लाइफ टाइम ECL। अब तीसरी स्टेज में भी लाइफ टाइम ECL होता है, प्लस यहां पे इंटरेस्ट ऑन नेट। इंटरेस्ट ऑन नेट क्या होता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, ये आप समझना। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो कि थर्ड स्टेज में जो कस्टमर है उसने डिफॉल्ट ऑलरेडी कर दिया, वो कस्टमर पे नहीं कर सकता, तो हम उस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं जो हम अभी भी रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि होम लोन था, तो हम उसका फ्लैट बेच दें अगर, तो हम कितना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं उसका इंटरेस्ट भी हम यहां कैलकुलेट करते हैं। दैट्स वाई इट्स नोन एज इंटरेस्ट ऑन नेट। तो ये आप टेबल समझ लो अच्छे से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, आपको पता होनी चाहिए टेबल। 3 स्टेजेस हैं
ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क स्टेटस, परफॉर्मिंग सबसे पहली स्टेज, SICR नंबर 2, डिफॉल्ट नंबर 3। एक चीज और यहां पे इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मिंग वो वाली स्टेज है जब आपका कस्टमर बिल्कुल नया नया है और EMI पे कर रहा है, आइडियल केस में चल रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। स्टेज 2 जो है आपकी SICR वाली, स्टेज 2 में बेसिकली क्या है, आपका जो कस्टमर है वो लेट्स से DPD 30 की बकेट में आ चुका, मतलब उसने अपनी एक EMI बंक कर दी है, तो ऐसे कस्टमर को आप स्टेज 2 में मूव करोगे। और स्टेज 3 वाले जो होते हैं वो 90 प्लस DPD होते हैं। 90 प्लस DPD मतलब 3 महीने से उन्होंने अपनी EMI नहीं भरी है, तो इसलिए उसको हम डिफॉल्ट कंसिडर करके चलते हैं। तो इस तरह से ये पूरा इम्पेयरमेंट का जो 3 स्टेजेस का साइकिल है, ये IFRS 9 को कंप्लाई करता है। यहाँ पे PD, LGD, EAD सब कुछ कैलकुलेट करते हो, क्योंकि अल्टीमेट ECL टाइप जो मैंने लिखा ना, देखो ECL का फॉर्मूला ही ये है, PD मल्टीप्लाई बाय LGD मल्टीप्लाई बाय EAD, तो वो उससे ECL निकलता है। तो वो अभी हम बात करेंगे, बट लेट्स गो कंपोनेंट बाय कंपोनेंट। सो IFRS 9 में हमने अब तक क्या डिस्कस कर लिया, देखो हमने बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अंडरस्टैंड कर लिया, एसेट्स की कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं जो इसके अंदर कवर होते हैं, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट होती क्या है बैंक के लिए, वो हमने डिस्कस किया। देन क्लासिफिकेशन किया, बिजनेस मॉडल क्या यूज होता है, कैश फ्लो किस तरह का यूज होता है। उसके बाद हमने मेजर्स अंडरस्टैंड करे, 3 इंपॉर्टेंट मेजर जो हैं IFRS 9 के। हर क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे अगर आप ये सब पढ़ लोगे अपने अगले इंटरव्यू में। उसके बाद इंपेयरमेंट क्या होता है, इंपेयरमेंट हमने अच्छे से समझ लिया, इंपेयरमेंट की 3 स्टेजेस होती हैं, ये हमने अच्छे से समझा। अब बात करते हैं इसमें इंपेयरमेंट की जो स्टेजेस थी ना, इसमें एक ये SICR वाला पार्ट है, यहीं से सब कुछ शुरू। तो दिस इज वेयर द रेगुलेटरी बॉडी ऑलवेज हैव ऑब्जर्वेशंस। रेगुलेटर लिख देता हूं पहले मैं, यहां पे रेगुलेटर क्या होता है, जैसे इंडिया में RBI है, कनाडा में OSFI है, ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट समथिंग। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जो नॉर्मल बैंक है, जैसे इंडिया में हमारा SBI हो गया, तो ये प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं, इसने IFRS 9 के स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करे हैं या नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर SBI को कल को कोई लोन नहीं भी दे रहा, बड़ा लोन डिफॉल्ट भी कर रहा है, तो बैंक के अंदर कभी पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। बैंक को ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंक फंक्शन करना बंद कर दे। तो इन सारे जो मॉडल है ना, IFRS 9, बाजल वाजल, सबका अल्टीमेट कॉन्सेप्ट यही है कि बैंक के अंदर लिक्विडिटी बनी रहनी चाहिए और प्रिंसिपल इनफ होना चाहिए। तो ओके, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे हैं SICR के बारे में, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क। तो रेगुलेटर्स को जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है वो यहीं पे होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो हम एज अ क्रेडिट रिस्क डेवलपर करते हैं। वो हम क्या करते हैं, हम यहां पे जो क्वांटिटेटिव ट्रिगर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। क्वांटिटेटिव ट्रिगर्स चेक करते हैं। जब आप इस सेक्टर में आओगे, अगर आप पहले से जॉब कर रहे हो तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। क्वांटिटेटिव ट्रिगर जैसे कि फॉर एग्जांपल पीडी में इंक्रीज हो रहा है सडनली। पीडी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। जैसे हम एक डाइस रोल कर दें, लूडो में हम खेलते हैं, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। तो उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट यहां पे कैलकुलेट की जाती है, बट यहां पे सिर्फ 0 या 1 की फॉर्म में होती है। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब बंदा नॉन डिफॉल्ट बंदा है, और अगर पीडी जो है वो 1 आ गया बंदे का, तो इसका मतलब बंदे ने डिफॉल्ट कर दिया है। ठीक है, आई थिंक दिस इज प्रीटी मच क्लियर। क्वांटिटेटिव ट्रिगर्स आपको पता होने चाहिए SICR के बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए, तभी तो आपको सिग्निफिकेंट इंक्रीज के बारे में पता चलेगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए DPDs के बारे में, कि डेलिक्वेंसी किस तरह से काम कर रही है। तो यहां पे अगर आपका जो कस्टमर है वो 30 प्लस DPD है, डेलिक्वेंसी मतलब डेलिक्वेंसी बकेट में, मतलब उसने 1 मंथ की EMI ऑलरेडी मिस कर दी है, तो वो SICR में मूव हो जाता है। इसको हम कहते हैं डेलिक्वेंट कस्टमर। इस कस्टमर को अब आप 2 महीने और EMI पे मत करने दो, अब ये 90 प्लस हो गया। 90 प्लस जाते ही इसको हम क्या कहने लगेंगे, इसका नाम चेंज हो जाएगा, अभी एक डिफॉल्ट कस्टमर है बैंक के लिए। सो दिस इज अ डिफॉल्ट कस्टमर, ये आपको पता होना चाहिए। SICR इस तरह से काम करता है। ओके, अब जब आपको पता चल चुका है कि एक कस्टमर है वो मेरा डिफॉल्ट हो चुका है, A पॉइंट, B पॉइंट, अब C पॉइंट, अब मुझे पता है कि मेरा जो कस्टमर है वो डिफॉल्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, या तो मैं उसको लोन की रीस्ट्रक्चरिंग करके दूंगा, मतलब उसको थोड़ा हेल्प करूंगा लोन भरने में, उसके थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम करूंगा, उसे EMI चेंज करूंगा, बोलूंगा कि आप थोड़ा कुछ साल के लिए आप कम EMI भर लो, उसके बाद ज़्यादा EMI हो जाएगी, अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो लोन की रीस्ट्रक्चरिंग ट्राई करूंगा मैं, ताकि जो कस्टमर है उसको भी, वो भी कहीं ना कहीं लोन पे कर सके, और एज अ बैंक मेरा भी नुकसान नहीं होना चाहिए, तो मैं वो चीज़ ट्राई करूंगा। उसके अलावा मैं क्या ट्राई करूंगा, मैं ट्राई करूंगा इस कस्टमर को वॉच लिस्ट में डालना।
मतलब कि ये कस्टमर एक अलग से वॉच लिस्ट में रहेगा जहां पे इसको ऑपरेशंस टीम जो होती है वो भी चेक करेगी। ऑपरेशंस टीम इस पे कंटिन्यूसली नज़र बना के रखेगी, इसको कांटेक्ट करेगी, इससे पूछेगी भाई साहब क्या रीज़न है। अब वो बताएगा फॉर एग्जांपल मेरी जॉब चली गई, तो हम उसको हेल्प करेंगे कि आप 3 महीने के लिए ईएमआई मत भरो। या फॉर एग्जांपल वॉच लिस्ट में आपने डाल दिया कस्टमर को एंड उस जगह पे कोविड फैला हुआ है उस एरिया में पर्टिकुलर उस टाइम पे, तो जॉब चली गई बंदों की, तो आप नहीं पे कर सकते। तो इस तरह की सिचुएशन में बैंक ना बहुत सारे ऑफर देता है कि भाई आप ईएमआई कम भर लो, कुछ महीने मत ही भरो, या फिर आप रीस्ट्रक्चरिंग करा लो लोन की। तो इस तरह की चीजें होती हैं यहाँ पे। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको पता होना चाहिए। इन सबको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव फ्लैग्स, जो कि आपको क्वांटिफाई करके देते हैं बेसिकली कि आपका जो कस्टमर है वो किस किस स्टेट में है एट प्रेजेंट, तो इसलिए इनको बोलते हैं। नाउ यहां पे आपको सब कुछ पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए कि रीस्ट्रक्चरिंग क्यों कर रहे हैं या फिर वॉच लिस्ट में क्यों डाला हुआ है? क्योंकि जो ऑडिट की कंपनीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केपीएमजी वगैरह है, केपीएमजी है या फिर पीडब्ल्यूसी है या डिलॉइट है, तो ये सारी कंपनी ऑडिट के लिए आती है बैंक्स के पास। बैंक इनसे अपना ऑडिट कराते हैं। अब एसबीआई आया, एसबीआई का ऑडिट कर रही है केपीएमजी, तो आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन आपके पास होनी चाहिए कि भाई हम रीस्ट्रक्चरिंग क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है। तो बेसिकली ऑडिट कंपनीज को आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन का जो आंसर करोगे वो इसी स्टेज पे करोगे, एसआईसीआर वाली स्टेज पे। आई मीन टू से नॉट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के बाद तो उनको पता ही है क्या करना है। स्टेज 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ऑडिट परस्पेक्टिव, कि आपने क्या एक्शन लिए, किस तरह से आप काम कर रहे हो। ओके, अब हमने ये सब डिस्कस कर लिया। अब सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, वो है ईसीएल। हमने ईसीएल के बारे में बात करी, राइट, बट ईसीएल को समझा तो है ही नहीं। ईसीएल क्या होता है? एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। मतलब कि ऐसा लॉस जो मैं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के थ्रू कैलकुलेट करूंगा कि अगर एक कस्टमर डिफॉल्ट करता है या एक पोर्टफोलियो मेरा डिफॉल्ट कर जाता है तो मुझे उससे कितना लॉस होगा। ईसीएल का एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मल्टीप्लाई बाय लॉस गिवन डिफॉल्ट मल्टीप्लाई बाय एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। सबको ये लगता है, बट यहां पे एक और चीज काम करती है, वो है डिस्काउंट। बैंक हमेशा डिस्काउंट फैक्टर भी ऐड करता है, ताकि जो कस्टमर ऐसे हैं जो लेट्स से किसी मैक्रो इकोनॉमिक रीजन से या फिर इन्फ्लेशन की वजह से लोन पे नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए एक डिस्काउंट फैक्टर भी हमेशा यूज किया जाता है, ताकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए, ईएमआई उनकी इतनी ना बढ़ जाए कि वो अफोर्ड ही ना कर पाए। तो दैट्स वाई ईसीएल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मैं याद दिलाता हूँ। देखो, आपको 12 मंथ वर्सेस लाइफ टाइम ईसीएल के बारे में याद रखना चाहिए कि दोनों की जब कैलकुलेशन होती है वो अलग तरह से होती है। देन आपको डाउन टर्न एलजीडी के बारे में पता होना चाहिए। कई बार हम जो एक्चुअल एलजीडी की वैल्यू है उसको यूज ना करके डाउन टर्न एलजीडी यूज करते हैं रियल लाइफ में, तो वो आपको पता होना चाहिए कि डाउन टर्न एलजीडी की वैल्यू क्या है। देन आपको ये पता होना चाहिए कि EIR बेस्ड डिस्काउंटिंग करनी है कि नहीं। EIR मैंने अभी आप लोगों को समझाया था ऊपर, तो आई थिंक दिस इज प्रीटी मच क्लियर। अब ईसीएल की जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये सारे फैक्टर्स आपको पता होने जरूरी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। आई थिंक ये सारी चीजें अभी देखिए इंटर रिलेट आपके लिए कर रही होंगी, अगर नहीं कर रही हैं तो एक बार आप नोट्स बनाते जाना, उसके बाद सारी चीजें आपको खुद ही कनेक्ट कर जाएंगी। अब जो IFRS 9 है इज फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच पे काम करता है। ये फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच मतलब, तो इसका मतलब ये है, ये हमेशा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात करेगा। आज क्लाइंट आया, ये पहले से ही शुरू में हम कैलकुलेट कर लेंगे कि एक साल बाद ये हमें कितना लॉस दे सकता है। तो यहां पे आप क्या करते हो, 3 टाइप की अप्रोच होती है। एक होती है बेस, जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। एक होती है अपसाइड, कि जो इकोनॉमी है उसमें अचानक से कुछ बूस्ट आ गया तो इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है, तो वो अपसाइड अप्रोच होती है। देन होती है डाउन साइड। डाउन साइड कब होती है? जब कोई नेचुरल डिजास्टर है,
मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर सही नहीं है, जैसे कोविड आया था तो उस टाइम पे डाउन साइड अप्रोच लगाई थी बैंक्स ने, या फिर जब कोई अच्छा डिसीजन आता है कंट्री के लीडर की साइड से तो एकदम से शेयर मार्केट बूम में चला जाता है, राइट। सो दैट इज अपसाइड। एंड देन बेस अप्रोच होती है नॉर्मल अप्रोच, कि जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो उस टाइम पे किस तरह से मार्केट परफॉर्म कर रहा है, उस टाइम हम किस तरह से अप्रोच रखेंगे, तो नॉर्मल फॉर्मूला यूज होता है। जब अपसाइड और डाउन साइड की बात होती है तो फैक्टर्स चेंज होते हैं IFRS 9 के अंदर, ओके। और जो ऑडिट कंपनीज हैं उनको यहाँ पे भी बड़ा इंटरेस्ट आता है, ऑडिट इस लेवल पे भी किया जाता है, क्योंकि वो आपसे कई बार पूछती हैं कि आपने क्या अजम्पशंस ली हैं जब आपने अपसाइड या डाउन साइड के लिए कैलकुलेशंस करी है, क्योंकि ये रियलिस्टिक तो नहीं है, बट आपको हमेशा रेडी होना होता है अपसाइड और डाउन साइड के लिए। फ्यूचर में अगर अपसाइड आए तो आपके पास अपसाइड अप्रोच रेडी होनी चाहिए, डाउन साइड आए तो डाउन साइड अप्रोच रेडी होनी चाहिए। बट जो ऑडिट कंपनी है वो हमेशा इस लेवल पे आपको बहुत ग्रिल करती हैं, आपसे अजम्पशंस पूछती हैं, आपसे डेटा मांगती हैं, आपसे एग्जिट रिपोर्ट बनवाती हैं, आपके कोड्स तक देखते हैं वो बैठ के कि आपने क्या कोड किया हुआ है। तो दैट्स वाई बैंक पे सो मच मनी टू ऑडिट कंपनीज, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब यहां पे एक चीज और समझो, IFRS 9 जो है ये ऑब्वियसली रेगुलेटर्स ने बनाया है, एक रेगुलेटरी बॉडी इसको गवर्न करती है, तो रेगुलेटर्स को सबसे ज्यादा परवाह किन चीजों की होती है, ये पूरा IFRS 9 का ही स्ट्रक्चर है। आज हमने पूरा IFRS 9 को टू द पॉइंट समझा है, ओके। सबसे ज्यादा इफेक्टिव अप्रोचेस क्या है जो रेगुलेटर्स देखते हैं, इफेक्टिव बुलेट्स। IFRS 9 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने चाहिए वो क्या है। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है मॉडल गवर्नेंस। ऑडिट टीम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा या आपके रेगुलेटर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा मॉडल गवर्नेंस कैसी हो रही है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक रिपोजिटरी पे रखते हो, कुछ कंपनी जीरा यूज करती हैं, कुछ कंपनी लोटस पेजेस यूज करती हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल आते हैं मॉडल गवर्नेंस के। एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। मॉडल के अंदर आपने कौन से लॉजिक यूज करे हैं, उसके सीक्वल के अंदर आपने क्या लॉजिक यूज करे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। इनको कुछ कंपनीज में मैपिंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। एंड थर्ड इज ओवरराइड फ्रेमवर्क। ओवरराइड फ्रेमवर्क पे भी कई बार क्वेश्चन आता है ऑडिट की साइड से। ओवरराइड का मतलब क्या होता है कि कई बार जैसे हमने बैंक में PD निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट का मॉडल, लेकिन बैंक के लीडर्स को पता है कि गवर्नमेंट का कोई डिसीजन आने वाला है जिसकी वजह से जो PD है ना, ये PD सही से काम नहीं करेगा ये वैल्यू, तो वो मैनुअल एडजस्ट करवाते हैं कई बार, मैनुअल। अब वो मैनुअल एडजस्ट कोड के थ्रू भी कर लेते हैं। कई बार वो आपको बोलेंगे कि एक SAS कोड है जो आप यूज कर रहे हो, पाइथन का कोड है, उसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। तो इस तरह के जो PD होते हैं उनको कहते हैं PD ओवरराइड या LGD ओवरराइड या EAD ओवरराइड, क्योंकि PD भी ओवरराइड होता है, LGD EAD सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेसिकली कि जिनको जो लीडर्स हैं उस बैंक के वो ओवरराइड करने की पावर अपने पास रखते हैं, ओके। उसके बाद बैक टेस्टिंग। रेगुलेटर्स को बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स हमें सबमिट करने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा चेक होते हैं। उसके बाद मॉनिटरिंग के रिजल्ट, मॉडल मॉनिटरिंग, जिसमें आप PSI, स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें चेक करोगे। आप मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे चेक करोगे कि आपका मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है गुड वर्सेस बैड में, वो प्रॉपर चीज़ें कर पा रहा है आपका मॉडल या नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे इफेक्टिव बुलेट पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि इन्हीं लेवल पे रेगुलेटर्स को मतलब होता है। जो रेगुलेटर्स हैं वो इन्हीं पॉइंट्स के बारे में हमेशा परवाह करते हैं, क्योंकि IFRS 9 इंप्लीमेंट इन्हीं को टेक केयर करने के लिए किया गया है, ओके। So now simplified, IFRS 9 is about estimated forward-looking approach for any instrument which is financial instrument. Simple. और उसके लिए PD, LGD, EAD मॉडल बनाते हैं हम, 3 स्टेजेस में बनाते हैं, क्योंकि ECL तीनों स्टेजेस का अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें हम सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हैं उनको भी कंसिडर करते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल डेफिनेशन। अब मैं आप लोगों को एक डायग्राम भी शो करता हूं। सो दिस इज वन डायग्राम। देखिए यहां पे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उनको मैंने यहां पे डिकोड करने की कोशिश करी है सिंप्लीफाइड वे में। अब इनको एक एक करके बात करते हैं। देखो बिजनेस मॉडल जो यूज होता है, होल्ड टू कलेक्ट, ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक आपको लोन देगा, उसको होल्ड करेगा कई साल और आपसे कलेक्शन करता रहेगा, तो होल्ड टू कलेक्ट बिजनेस मॉडल। देन SPII टेस्ट, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों कलेक्ट करेगा, तो दिस इज वन नंबर। नाउ नंबर 2, 3 स्टेजेस क्या होती हैं। स्टेजेस 3 है आपकी, स्टेज 1 है परफॉर्मिंग वाली, स्टेज
2 है आपकी इंक्रीज रिस्क वाली, SICR वाली, देन है डिफॉल्ट। यहाँ पे आप 12 मंथ ECL कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे आप लाइफ टाइम ECL कर रहे हो, यहाँ पे भी लाइफ टाइम ECL कर रहे हो। सो दिस इज अंडरस्टैंडिंग क्लियर। नाउ PD यहाँ पे काफ़ी कम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, नया नया कस्टमर है। यहाँ पे डेलिक्वेंट हुआ तो जो PD की वैल्यू है वो थोड़ी इंक्रीज हो गई, उसके बाद डिफॉल्ट कर गया तो PD की वैल्यू बिल्कुल 100% हो गई। देखो डिफॉल्ट कर चुका है ना कस्टमर, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, 0, 1 हो जाएगी, नॉट 0। 0 इज फॉर नॉन डिफॉल्ट कस्टमर्स, ओके। अब ECL की कैलकुलेशन करोगे, उसके बाद ECL की कैलकुलेशन सिंपल है, PD LGD EAD प्लस डिस्काउंट। बट ये जेनरिक फॉर्मूला है जो हर जगह पे डॉक्यूमेंट किया जाता है, बट यहाँ पे आप डिस्काउंट भी याद रखना। इंटरव्यू में हमेशा ऐड करना, इंटरव्यूअर को टोकना, बोला नहीं सर डिस्काउंट होता है, आपको थोड़ा एज मिलेगा इससे, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, लॉस गिवन डिफॉल्ट, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट क्या है, कितने % चांसेस हैं कि जो कस्टमर है डिफॉल्ट करेगा। लॉस गिवन डिफॉल्ट, जब कस्टमर ने डिफॉल्ट किया उस टाइम पे बैंक को कितना लॉस होने वाला है। और एक्सपोजर एट डिफॉल्ट कि हमारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना हमारा ऐसा पैसा है जो कि एक्सपोज्ड है कि हम पूरा लॉस कर जाएंगे उस पैसे को, उसको कहते हैं EAD सिंप्लीफाइड। उसके बाद आपको ओवरराइड फ्रेमवर्क के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, IFRS 9 के अंदर यूज होता है। PD ओवरराइड जैसे मैंने बोला, LGD ओवरराइड एंड स्टेज एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट जो होती हैं वो बैंक के सीनियर एग्जीक्यूटिव बताते हैं हमें, और वो मॉडल ओनर जो होता है उसके थ्रू आती है, फिर आप कोड में इंप्लीमेंट करते हो और उस प्रोसेस को रन करते हो। उसके बाद मैक्रो ओवरले, ये एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होती है। जब आप ECL कैलकुलेट करते हो तो फ्यूचर के मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर की, इन्फ्लेशन कैसा होगा, उस टाइम जॉब मार्केट कैसा होगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक करके एंड फिर इंप्लीमेंट करते हो। उसके बाद प्रोविजंस का इम्पैक्ट आता है। अब प्रोविजंस क्या होते हैं, अगर आपको प्रोविजंस को समझना है, सिंपल समझ लो, डे 1 पे जब आप बैंक के पास एज अ कस्टमर गए, बैंक आपके अगेंस्ट कुछ पैसा ऐसा रखता है कि अगर आपने लॉस कर दिया तो वो पैसा वो यूज कर सके उस लॉस को कवर करने के लिए, तो उनको कहते हैं प्रोविजंस, प्रोविजनिंग, उस प्रोसेस को प्रोविजनिंग कहते हैं। अब यहां पे आप देखो बेसिकली ओवरराइड और ये कनेक्टेड है आपस में। देखो ओवरराइड जब हम करेंगे तो हम कहीं ना कहीं प्रोविजनिंग बढ़ा रहे हैं, तो दैट्स व्हाई देयर इज ए इंक्रीज इन द ECL प्रोविजंस एंड इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट लॉस बैलेंस स्टेटमेंट। व्हाई देयर इज ए इम्पैक्ट, क्योंकि हमने भाई ECL बढ़ा दिया। अब ECL क्या है, ECL तो हम एक बफर में रखते हैं ना, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट डायरेक्टली। ये एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है, ये डायरेक्ट क्रेडिट लॉस नहीं है, ECL इज एक्सपेक्टेड। सो आई होप ये मेक सेंस बनेगा आपको। ओके, तो इस नोट पे इस वीडियो को मैं एंड करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। देखिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी IFRS 9 को मैं कितना प्रिसाइज करके आपको बता सकूं। हाफ एन आवर के अंदर पूरा IFRS 9 हमने खत्म कर दिया, जिसको समझने में लोग कई दिन लगाते हैं। एज अ क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट आपको इतना ही पता होना जरूरी है, बाकी आप जब हैंड्स ऑन काम करोगे ना आपको खुद समझ में आ जाएगा। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके अपना कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। चलिए, थैंक यू।